So, welcome to the Vision classes. Myself राहुल झा और विज़न गेट में आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर्स में। आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। पिछले टॉपिक्स हम लोग का कंटिन्यूटी जो कंटिन्यूस जो हम लोग कवर कर रहे हैं लगातार, अभी वेल्डिंग का बात कर रहे हैं, वेल्डिंग टॉपिक चल रहा है और थर्मल का जो भी पार्ट हमारा रुका हुआ है वो भी जल्दी स्टार्ट फिर से रिबैक किया जाएगा। साथ में लेके दोनों अपन कवर करते आगे बढ़ेंगे। सो घबराने की कोई भी बात नहीं है। देखते हैं एक बार वेल्डिंग फिनिश हो जाए तो फिर आगे हम लोग बढ़ सकते हैं दूसरे तरफ भी। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे सिलेबस अच्छे से हम लोग को कवर करना है, ठीक है। कैसे भी करके सिलेबस बस कवर करना टारगेट हमारा नहीं होना चाहिए, सिलेबस अच्छे से कवर करना हमारा टारगेट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग रिकॉल करेंगे हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था और क्या पढ़ा था। उसके बाद हम लोग आज का वीडियो कंटिन्यू अपना करने वाले हैं। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख रहे थे जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग टिग और मिग वेल्डिंग के बारे में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। टिग और मिग के बारे में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। यहाँ तक हम लोग का कंप्लीशन हो चुका था और पिछले लास्ट वीडियो में हमने देखा था मिग वेल्डिंग के बारे में। तो मिग वेल्डिंग के बारे में हमने क्या देखा था, एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक फ्लो में आ जाएंगे हम लोग। मिग वेल्डिंग के बारे में हमने क्या देखा था कि ऑटोमेटिकली फील्ड वायर इलेक्ट्रोड हम लोग यूज़ करते हैं, ऑटोमेटिकली फील्ड वायर इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, इनर्ट गैस का यूज़ करते हैं। ये एक आर्क वेल्डिंग ही है, बट ये सेमी ऑटोमेटिक वर्जन ऑफ आर्क वेल्डिंग हमने लिखवाया था। सेमी ऑटोमेटिक वर्जन ऑफ आर्क वेल्डिंग हम लोग बोल सकते हैं, इन विच आर्क इज मेंटेन बिटवीन वर्कपीस एंड ऑटोमेटिकली फीड बेयर वायर इलेक्ट्रोड, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ एक बात मैंने बताया था, यहाँ पे रिवर्स पोलैरिटी का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोग ये प्रोसेस काफ़ी मिग वेल्डिंग का हम लोग बात कर रहे, ध्यान रखिएगा। मिग वेल्डिंग का प्रोसेस काफ़ी फास्ट होता है, ठीक है। और ये 30 mm थिकनेस तक वेल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और एवब अगर करना है तो करंट बढ़ाना पड़ेगा, बट नॉर्मली 30 mm से जब हम लोग एवब करते हैं तो स्पैटर लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण 30 mm से ज़्यादा हम लोग वेल्ड नहीं कर सकते हैं। नहीं कर क्यों नहीं सकते हैं, बट कुछ सही से वेल्ड नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने एप्लीकेशंस और एडवांटेज डिसएडवांटेज सबका बात किए थे लास्ट लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है पहले वो लेक्चर जाके कवर करें, फिर इस वीडियो पे आइएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, SAW, ठीक है। तो पहले नोट डाउन करिए, आज का टॉपिक हमारा सब हेडिंग डालिए, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। आज का सब हेडिंग हमारा क्या रहेगा, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। आज का टॉपिक क्या रहेगा हमारे पास, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, ओके। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। तो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसे सबमर्ज्ड क्यों कहा गया। तो इसे सबमर्ज्ड इसलिए कहा गया क्योंकि हम लोग जो भी इसमें हमारा जो भी मीन्स फ्लेम या फिर फ्लेम नॉर्मल जो दूसरा आर्क वेल्डिंग वगैरह हम लोग कर रहे थे तो हम लोग को फ्लेम विजिबल होता था, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग का फ्लेम जो है सो फ्लक्स के नीचे छुप जाता है, ठीक है। फ्लेम जो है हमारा फ्लक्स के नीचे छुप जाता है, तो इसलिए इसका नाम सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग इस टाइप से रखा गया था। और ये भी एक सेमी ऑटोमेटिक वर्जन ऑफ आर्क वेल्डिंग ऐसे बोल सकते हैं आप लोग। और इसका अपने कुछ खासियत ऐसे हैं जो दूसरे वेल्डिंग्स में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं ऐसे जो दूसरे वेल्डिंग में नहीं पाए जाते हैं। तो पहले इस वेल्डिंग का हम लोग
डायग्राम पे बात करते हैं। डायग्राम से हम लोग आधा चीज़ तो वहीं से क्लियर हो जाता है, आधा 50% कंसेप्ट तो हमें डायग्राम से समझ में आ जाता है। उसके बाद हम लोग एक एक करके टॉपिक करके बात करने वाले हैं, क्या यूजेज होते हैं, क्या नहीं यूजेज होते। तो आज का एजेंडा सबसे पहले हमारा क्या है, सबसे पहले सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग को कंप्लीट करना है। सबसे पहले हमें सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग को पहला टॉपिक कंप्लीट करना है। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो हम लोग एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग की बात करेंगे। देखिए सीक्वेंस आपको मालूम रहेगा तो आपको भी ये जानकारी हो जाएगी हमें कहाँ से पढ़ाई करना है। मतलब अगर ये आपने पढ़ रखा है, अच्छे से समझ में आता है, तो आप लोग क्यों फिर ये देखेंगे। आप लोग मिस करके अगर इसका नेक्स्ट टॉपिक जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, AHW, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। उसके बाद हम लोग कवर करने वाले हैं गैस वेल्डिंग प्रोसेसेस के, गैस वेल्डिंग प्रोसेसेस, गैस वेल्डिंग प्रोसेस। यहाँ तक क्लियर, गैस वेल्डिंग प्रोसेस यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग की। तो सबसे पहले डायग्राम हम लोग देखेंगे सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का, उसके बाद सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के बारे में कुछ बातें आगे किया जाएगा। तो सबसे पहले डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा। डायग्राम बनाने में थोड़ा सा ज़रूर समय लग सकता है क्योंकि इसका डायग्राम थोड़ा सा बड़ा है, बट ध्यान दीजिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। और मैं एक एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बस आपसे क्या चाहिए, आपका टाइम चाहिए, ठीक है। आपका टाइम ही अपना इन्वेस्ट इधर कीजिए, और अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। तो ये हमारा क्या है, बोर इलेक्ट्रोड, यहाँ पे बेयर इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं, जिसमें कोटिंग नहीं होती है, ठीक है। ये बेयर इलेक्ट्रोड है जिसमें हमारा कोटिंग नहीं रहता है, और ये एक सिलेंडर से ऐसे बोल सकते हो, यहाँ पे ये लपेटा हुआ रहता है कुछ इस तरह, ठीक है। उसके बाद वायर, ये इसको बोल सकते हैं वायर स्पूल। ये हमारा क्या है, वायर स्पूल, ओके। ये हमारे पास क्या है, बेयर इलेक्ट्रोड, नो कोटिंग, ठीक है। यहाँ तक क्लियर।
अभी आगे बात करें तो इसमें हमारे पास एक क्या लगा रहता है, फ्लक्स हुपर, जो कि फ्लक्स प्रोवाइड करता है। उसका यूजेज अभी मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, ठीक है। यहाँ पे कुछ छोटा छोटा हमारे पास ग्रैनुलेटेड फ्लक्स अवेलेबल है। ये क्या है हमारे पास, स्लैग कोटिंग, यहाँ पे ये क्या है, नीचे वाला लेयर सॉलिडिफाइड वेल्डिंग, सॉलिडिफाइड वेल्डिंग। यहाँ तक सारा टॉपिक क्लियर। अब हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते हैं। पहले तो डायग्राम को अच्छे से समझिए। ये हमारे पास क्या है, आर्क बीनीथ ब्लैंकेट ऑफ फ्लक्स, आर्क, यही तो इसका खासियत है। आर्क कहाँ पे बनता है, ब्लैंकेट ऑफ फ्लक्स के नीचे में, आर्क बीनीथ ब्लैंकेट ऑफ। अब देखिए डायग्राम समझने के लिए, अब हम लोग मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई पेंटर वगैरह तो है नहीं, ठीक है। तो समझिए डायग्राम, आर्क बीनीथ ब्लैंकेट ऑफ फ्लक्स, यहाँ तक क्लियर। ये एक ऊपर है, ठीक है। और ये क्या है, फ्लक्स, यहाँ से हम लोग फ्लक्स प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, फ्लक्स प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर। तो इसमें सब कुछ वही हो रहा है सिवाय एक चीज़ के, एक फ्लक्स ऊपर है जिससे हम लोग फ्लक्स प्रोवाइड कराते हैं, ग्रैनुलर फ्लक्स, और जो हमारा आर्क बन रहा है वो आर्क इस ग्रैनुलर फ्लक्स के नीचे बन रहा है, ठीक है। बस यही इसमें खासियत है। और आगे हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। ये हमारा बेयर इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, ठीक है, बेयर इलेक्ट्रोड होते हैं। ग्रैनुलर फ्लक्स जो होता है, ये ग्रैनुलर फ्लक्स जो है सो पाउडर फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ग्रैनुलर फ्लक्स एक पाउडर फॉर्म में यूज़ किया जाता है। एसी और डीसी पावर सप्लाई दोनों में यूज़ कर सकते हैं। मेनली डीसी हम लोग मेनली डीसी इसमें यूज़ करते हैं, मेनली डीसी विथ रिवर्स पोलैरिटी, याद रखना है। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में क्या यूज़ करते हैं, मेनली डीसी विथ रिवर्स पोलैरिटी। मेनली डीसी विथ रिवर्स पोलैरिटी हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ तक क्लियर, डायग्राम समझ में आ गया। अब एक एक बात नोट डाउन करिए। पहला पॉइंट, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के बारे में। इट इज़ अ सेमी ऑटोमेटिक वर्जन ऑफ आर्क वेल्डिंग। तो इस डायग्राम को मेरे हिसाब से यहाँ पे रब कर दिया जाए। अगर आपको देखना है तो स्क्रीनशॉट लेके आप इसे सेव कर सकते हैं।
हम्म तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या समझेंगे, ये इसको हम लोग सेमी ऑटोमेटिक वर्जन ऑफ आर्क वेल्डिंग भी बोलते हैं। इट इज अ सेमी ऑटोमेटिक वर्जन of arc welding. It is a semi-automatic version of arc welding in which the arc is maintained beneath. The arc is maintained beneath the blanket of flux। पहले नोट डाउन करिए, और ये सारा पॉइंट मैंने आपको पहले से बता रखा है। beneath the flux with only few small flames being visible। उसके बाद इसे और समझिएगा, beneath the flux with only few flames being visible। यहाँ तक सभी को क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट हमें क्या बता रहा है, ये सेमी ऑटोमेटिक वर्जन ऑफ आर्क वेल्डिंग है, जिसमें आर्क किसके बीच में मेंटेन होता है, बीनीथ द ब्लैंकेट ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स के नीचे में आर्क हमारा मेंटेन होता है विथ ओनली फ्यू फ्लेम्स बीइंग विजुअल। मतलब बाहर समझ में भी नहीं आ, जैसे कि दूसरा वेल्डिंग में हमारा जो अभी तक हम लोग पीछे कवर किया, उस सारे में जो अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह बाहर दिखते रहती थी, वो इसमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। बस एक दो, बहुत से ज़्यादा एक दो सिंगल फ्लेम हमारे विजुअल होंगे, मैक्सिमम फ्लेम्स विजुअल नहीं होंगे। और आर्क हमारा कहाँ पे मेंटेन होता है, बीनीथ द ब्लैंकेट ऑफ फ्लक्स। तो ये पहला पॉइंट हो गया सॉ वेल्डिंग का। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, पहले नोट डाउन करिए फिर उस पॉइंट को समझेंगे। अच्छा, फ्लक्स का कुछ पोर्शन जो होता है हीट के कारण मेल्ट भी कर जाता है, ठीक है। अ पोर्शन ऑफ दिस फ्लक्स मेल्ट एंड while the unmelted flux provide a thermal insulation resulting into flow cooling rate। अब देखिए, एक ऊपर से एक लेयर सा फॉर्म हो चुका है, जिसके कारण से एक ये इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, स्लो कूलिंग रेट। जिसका रिजल्ट क्या होता है, स्लो कूलिंग रेट हमारे पास अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट लिखिए, अ पोर्शन ऑफ दिस फ्लक्स मेल्ट एंड द मोल्टेन फ्लक्स डस क्लीनिंग। चलिए पहले नोट डाउन करते हैं फिर समझते हैं। अ पोर्शन ऑफ दिस फ्लक्स मेल्ट and while the unmelted flux provides thermal insulation, जिसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्टिंग into slow cooling rate, resulting into slow cooling rate। यहाँ तक क्लियर? A portion of this flux melt and while the unmelted flux provide thermal insulation resulting into slow cooling rate।
यहाँ तक सभी का क्लियर हो चुका है। अच्छा, अब मान लो हमने यहाँ पे वेल्डिंग करना है तो हम इस सरफेस पे फ्लक्स डाल सकते हैं। अब अगर यही सरफेस हमारा वर्टिकल रहे तो वहाँ पे फ्लक्स क्या डाला जा सकता है? फ्लक्स रुकेगा ही नहीं वर्टिकल सरफेस पे। तो ये मेनली हम लोग ये वेल्डिंग सॉ वेल्डिंग जो है मेनली सूटेबल किसके लिए होता है? फ्लैट सरफेसेस के लिए। तो इस पॉइंट को नोट डाउन करिए, मोस्ट सूटेबल फॉर फ्लैट्स बट मोस्ट सुटेबल फॉर फ्लैट वेल्ड पोजीशन। और ये मोस्ट सुटेबल एक चीज़ और के लिए होता है, लो कार्बन स्टील्स जहाँ पे भी होता है वहाँ पे भी ये ज़्यादा सुटेबल होता है वेल्डिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखिए, मोस्ट सुटेबल फॉर most suitable for flat but weld position in low carbon steel। तो लो कार्बन स्टील को अंडरलाइन करना है, लो कार्बन स्टील को अंडरलाइन करना है। यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। मोस्ट सुटेबल किसके लिए? फ्लैट बट वेल्ड पोजीशन के लिए। और लो कार्बन स्टील अगर मिल जाए तो और ये ज़्यादा कारगर साबित होता है। आगे हम लोग बात करें किन चीज़ों के लिए ये प्रोसेस रिकमेंडेड नहीं है। पहला, जहाँ पे हाई कार्बन स्टील हो, ठीक है, या फिर टूल स्टील हो, या फिर एल्युमिनियम हो, या फिर मैग्नीशियम हो, या फिर टाइटेनियम हो, बिकॉज ऑफ अनएबिलिटी ऑफ सुटेबल फ्लक्स। इन सभी के लिए हम लोग को सुटेबल फ्लक्स अवेलेबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी नोट डाउन करिए। द प्रोसेस इज the process is not recommended for high carbon steels, tool steels, aluminium, magnesium, titanium, because of unavailability of suitable फ्लक्स, बिकॉज ऑफ अनएबिलिटी ऑफ सुटेबल फ्लक्स। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट रखता है। ठीक है, अच्छा, सेम सॉ जो है हमारा सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, ये लॉन्ग वेल्ड रन के लिए सबसे फ़ायदेमंद होता है। मतलब लंबा वेल्ड अगर करना है तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये भी एक अगर पॉइंट लिखना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर लॉन्ग वेल्ड रन।
used for long weld run। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो इसमें करंट की अगर हम लोग थोड़ा सा टॉप करंट की बात करें तो करंट कहाँ कितना तक अवेलेबल होगा। और फ्लक्स मटेरियल की अगर बात करें तो फ्लक्स मटेरियल हम लोग क्या लेते हैं, ठीक है। तो द फ्लक्स जनरली जो हमारा फ्लक्स मटेरियल यूज़ किया जाता है वो है CaON CaF2। जनरली इस पॉइंट को नोट डाउन करिए। जनरली the flux material contains CaO and CaF2, ठीक है। और एक पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है करंट की अगर बात करें, हाई वेल्डिंग करंट हम लोग यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हम लोग को टू इंक्रीज द मेल्टिंग रेट ऑफ इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस, टू इंक्रीज द मेल्टिंग रेट ऑफ इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस। हाई welding current will be used to increase the melting rate of electrode and workpiece। टू 2000 एम्पियर। तो यहाँ तक सभी चीज़ें हमारा ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का पॉइंट, जहाँ तक पॉइंट की अगर बात करें तो हम लोग आगे बढ़ते हैं एडवांटेज एंड लिमिटेशन की, ठीक है, की ओर। तो सबसे पहले एडवांटेज की अगर बात करें तो एडवांटेज की बात करें तो पहला एडवांटेज क्या है? हाई वेल्डिंग स्पीड। वेल्डिंग स्पीड क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। फर्स्ट एडवांटेज हमारे पास क्या है? हाई वेल्डिंग स्पीड, सॉरी होना नहीं चाहिए, होता है। इसमें जो है सो वेल्डिंग स्पीड काफ़ी हाई होता है, ठीक है। डिपोजिशन रेट काफ़ी हाई होता है, हाई डिपोजिशन रेट। और हाई डिपोजिशन वेल्डिंग स्पीड के लिए या फिर डिपोजिशन रेट के लिए हमारे पास करंट हमारा ज़्यादा होना ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए हम लोग उतना करंट एम्पियर, अभी जो मैंने पॉइंट लिख पाया था वो इसीलिए था। हाई वेल्डिंग स्पीड, हाई डिपोजिशन रेट, हाई डिपोजिशन रेट, हाई डिपोजिशन रेट, ठीक है। डीप पेनिट्रेशन,
ये सब इसके खास एडवांटेज है। डीप पेनिट्रेशन, और जो ग्रैनुअल्स की मदद से हम लोग इसमें वेल्डिंग करते हैं तो वेल्ड स्पैटर भी नहीं होता है। नो वेल्ड स्पैटर, नो वेल्ड स्पैटर, नो वेल्ड स्पैटर। ओके, उसके बाद नियरली, चलिए इतना काफ़ी एडवांटेज हमारे पास, और मेनली यही था, हाई वेल्डिंग स्पीड एंड हाई डिपोजिशन रेट। ठीक है, अब हम लोग लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेशंस की अगर बात करें तो सबसे बड़ा लिमिटेशंस क्या है? वेल्डिंग जो है हमारा रेस्ट्रिक्टेड है हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक ही। वर्टिकल पोजीशन में हम लोग ये वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा फ्लक्स, ग्रैनुलर फ्लक्स है, वो नीचे आ सकता है। तो ये एडवांटेज के बाद लिमिटेशंस की बात करें। लिमिटेशंस की बात करें तो पहला, वेल्डिंग is restricted to welding is restricted to horizontal position. Welding is restricted to horizontal position. ठीक है, और जो कभी कभी क्या होता है ना, फ्लक्स हमारा एक्सेस कंडीशन में आ जाता है, एक्सटेंसिव फ्लक्स आ जाते हैं, तो उसको हैंडलिंग में कभी कभी काफ़ी प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, तो वो भी एक टाइप का लिमिटेशंस में काउंट किया जाता है। ठीक है, एक्सटेंसिव फ्लक्स हैंडलिंग, एक्सटेंसिव फ्लक्स हैंडलिंग, एक्सटेंसिव फ्लक्स हैंडलिंग। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद बात करेंगे एप्लीकेशंस, इसका कहाँ कहाँ होता है। पहला एप्लीकेशन इसका कहाँ होता है? सबसे पहला इसका मेजर एप्लीकेशन होता है जो हमारे शिप्स और वेसल्स जो होते हैं उनमें जो वेल्डिंग, बहुत थिक प्लेट होते हैं, उसमें जो वेल्डिंग का काम होता है, वहाँ पे इसका एप्लीकेशंस आता है। फॉर वेल्डिंग थिक प्लेट्स इन शिप्स एंड व्हीकल्स। पहला एप्लीकेशन फॉर वेल्डिंग थिक प्लेट इन शिप्स एंड वेसल्स। बोले वेसल्स भी, व्हीकल्स में वेसल्स भी यूज होता है। ठीक है, ट्यूब्स
थिक ट्यूब्स को वेल्ड करने में यूज़ काफ़ी करते हैं सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का। तो लिखिए फॉर वेल्डिंग थिक ट्यूब्स, फॉर वेल्डिंग थिक ट्यूब्स। इसके बाद अगर बात करें तो आपने देखा होगा अपने घर में एलपीजी सिलेंडर को, अगर गौर से सबके घर में ऑलमोस्ट आता होगा एलपीजी का सिलेंडर। तो जब एलपीजी सिलेंडर को आप लोग गौर से देखिएगा तो बीच में एक राउंड सा सर्कल आपको मिलेगा, वो वेल्डिंग का सर्कल रहता है और वो मोस्टली सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग से ही किया जाता है। तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा और याद आएगा हमने पढ़ाई किया था। जब भी आप अब वो एलपीजी सिलेंडर देखेंगे तो एलपीजी सिलेंडर, ठीक है, यहाँ तक सही है। इसके बाद बात करते हैं आगे की और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि हमारा सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है। देखिए ज़्यादा नहीं, हम लोग को जो अपना गेट पॉइंट ऑफ व्यू से जितना तक पढ़ना है उतना ही कवर करना है। तो ये हमारा सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग यहाँ पे कंप्लीट होता है। और आगे अगर हम लोग बात करें, अब हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, आई थिंक इस वीडियो में हम लोग एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग भी कवर कर सकें और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग गैस वेल्डिंग चालू कर सकें। तो बिना टाइम गवाए सबसे पहले इसे रब करिए और हेडिंग डालिए, सब हेडिंग डालिए एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, हाँ, तो पहले मैं एक बेस कंसेप्ट दे देना चाहता हूँ एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग क्या होता है और कैसे ये वेल्डिंग में यूज़ में आता है। उसके बाद समझते हैं आगे इन डेप्थ। तो हाइड्रोजन है तो सबसे पहले तो समझ ही गए होंगे इसमें हाइड्रोजन का यूज़ होता होगा, नाम में ही, इसके टॉपिक के नाम में ही हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का तो इसमें यूज होता ही होगा, ठीक है। और दूसरा यूज़ क्या होता है, तो बाबा दो नॉन कंज्यूबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन एटम को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन गैस सिलेंडर का भी हम लोग यूज़ करते हैं स्टोर के लिए, ठीक है। एसी पावर सप्लाई का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सब कुछ बातें हो गई एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग में क्या क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली इसका कंसेप्ट मोर ओवर कहाँ पे घूम फिर के कंसेप्ट बेस्ड है। इसका कंसेप्ट क्या कहता है हमें, H2 जो गैस है हमारे पास, ठीक है, H2 गैस को जब हम लोग हीट देते हैं H2 गैस को, अब हीट कहाँ से आता है वो सब हम लोग थोड़ा और डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, बट अभी के लिए समझिए H2 गैस को हम लोग जब हीट देते हैं तो वो 2H में ब्रेक होता है और हीट को एब्जॉर्ब करने से वो 2H में ब्रेक होता है, ठीक है। और जब ये सिंगल H जो फॉर्म होता है, ये सिंगल H जो हमारा फॉर्म हुआ है वर्कपीस के कांटेक्ट में आता है, जब ये सिंगल H वर्कपीस के कांटेक्ट में आता है तो ठंडा होने के कारण ये सडन हीट लिबरेट करता है जिसके कारण वेल्डिंग होता है। तो ये मोर ओवल कंसेप्ट है एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग का, एक मैं बेसिक कंसेप्ट बता दिया हूँ, इस तरह से वेल्डिंग होता है, ठीक है। अब पॉइंट बाय पॉइंट में इसे समझेंगे एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग का। ज़्यादा लंबा इसे नहीं करना है क्योंकि
जितना हमें गेट पॉइंट ऑफ व्यू से रेस्ट्रिक्टेड सिलेबस है उतना को ही कवर करना है जितना एग्जाम्स में पूछा जाएगा। उससे 1 मिनट भी ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है टॉपिक्स पे, ठीक है। तो सबसे पहले इस वेल्डिंग में अगर बात करें तो आर्क किस किस के बीच में स्टेबल होता है। इन दिस प्रोसेस एन आर्क इज स्टेबलाइज्ड बिटवीन 2 टंगस्टन इलेक्ट्रोड। 2 टंगस्टन इलेक्ट्रोड के बीच में आर्क स्टेबलाइजेशन करते हैं, ठीक है। और उसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन का स्ट्रीम फेड करते हैं, मतलब देते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का स्ट्रीम उसमें देते हैं वेल्डिंग जोन जहाँ पे होता है उसके आसपास। तो पहले यहाँ तक नोट डाउन करते हैं। इन दिस प्रोसेस आर्क वेल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, ठीक है। नॉर्मली नोट डाउन करिए इसको। इन दिस प्रोसेस an arc is stabilized between 2 tungsten electrode ठीक है, यहाँ तक क्लियर। along which streams of hydrogen gas is fed to the welding zone, along which streams of hydrogen gas is fed to the welding zone। यहाँ तक सभी को क्लियर, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर। इन दिस प्रोसेस एन आर्क इज स्टेबलाइज्ड बिटवीन 2 टंगस्टन इलेक्ट्रोड along which streams of hydrogen gas is fed to the welding zone। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले तो आर्क स्टेबलाइजेशन कर रहे हैं 2 टंगस्टन इलेक्ट्रोड के बीच में, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस को उसमें जाने के लिए अलाउ कर रहे हैं वेल्डिंग जोन के बीच में। अब जैसे ही वेल्डिंग जोन में जाएगा हाइड्रोजन गैस, वेल्डिंग जोन में क्या रहता है, हीट होता है। तो हीट जैसे ही हाइड्रोजन गैस को मिलेगा तो वो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है आर डिसोसिएटेड, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन टूट जाएगा, ठीक है। किससे क्यों डिसोसिएट हो जाएगा, बाय द हाई हीट ऑफ आर्क इन द गैप बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोजन, ठीक है। इलेक्ट्रोड के बीच में काफ़ी हीट होता है, उसके कारण वो टूट जाएगा एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, एक सिंगल हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है, बाय एब्जॉर्बिंग द हीट, और वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। मैंने जैसे सबसे पहले में बताया था, तो इस पॉइंट को पहले नोट डाउन करिए, फिर और अच्छे से समझ आएगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, कहाँ तक थे हम लोग, हाइड्रोजन गैस इज फेड टू द वेल्डिंग जोन, ठीक है। इसके बाद आ जाता है द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आर डिसोसिएटेड बाय द high heat of the arc in the gap between the electrodes and the
फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोजन प्रोसीड विथ, किससे प्रोसीड होता है? विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर सभी को? H2 किस में ब्रेक हो रहा है? 2H में। कैसे ब्रेक हो रहा है? एब्जॉर्प्शन हीट कितना ऑलमोस्ट एब्जॉर्प्शन कर रहा है? 241.2 किलो जूल पर मोल। यहाँ तक क्लियर सभी को? हाइड्रोजन गैस किस में ब्रेक हो रहा है? सिंगल हाइड्रोजन में। कैसे ब्रेक हो रहा है? हीट को एब्जॉर्ब करके ब्रेक हो रहा है। बस यही इस पॉइंट में लिखा है और आप इस पॉइंट को खुद से समझिए पढ़ के, ठीक है? अब आगे हम लोग बात करते हैं। अब मैंने क्या बताया था? जैसे ही ये वर्क पीस के कांटेक्ट में जाएगा तो ये फिर क्या होगा? रिकम्बाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, और ये हीट को क्या करेगा? लिबरेट करेगा, जिस हीट के कारण वेल्ड होगा। तो दीज है एटॉमिक हाइड्रोजन रिकम्बाइंड टू फॉर्म, पहले से रब करिए फिर आगे का बात समझते हैं। The atomic hydrogen recombines to form these atomic hydrogen recombine to form molecular hydrogen outside the arc, particularly outside the arc, particularly or relatively cold surface of workpiece, being weld, releasing the heat gained previously। यहाँ तक क्लियर? सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? कुछ नहीं बताया हूँ, सारा चीज़ मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, बस वही चीज़ को लिखवा रहा हूँ। 2H रिकम्बाइन करेगा टू फॉर्म H2 प्लस हीट लिबरेट करेगा। कितना हीट लिबरेट करेगा? इसी हीट के जब ये हीट लिबरेट होता है तो हमारा वेल्डिंग पॉसिबल होता है, ठीक है? अब ये इतना हीट जो लिबरेट हो रहा है उससे टेम्परेचर हमारा मालूम है कितने के आसपास तक पहुंच जाता है? 3700 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमारा टेम्परेचर पहुंच जाता है। टेम्परेचर रीचेज अप टू अबाउट 3700 डिग्री सेल्सियस, बट थर्मल इफिशियंसी ऑफ द प्रोसेस इज लेस। थर्मल इफिशियंसी बट हमारा जो इस प्रोसेस का है वो काफ़ी कम होता है। किससे कम होता है? आर्क वेल्डिंग से कम होता है। और ये जो होता है सो वेरी थिन शीट्स और वायर्स के लिए हम लोग यूज़ में लाते हैं। तो इस पॉइंट को नोट डाउन करिए। टेम्परेचर
अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट आ रहा हो समझने में, जानने में, तो कमेंट सेक्शन में डालिए, उसका रिप्लाई ज़रूर आएगा, हर एक वीडियो पे आएगा। और कुछ भी अगर चाहते हैं दूसरा टॉपिक या फिर कोई नया टॉपिक लिया जाए, कवर किया जाए, तो उसे भी कमेंट सेक्शन में डालिए। और हमारे जो अपने विजन गेट के बच्चे हैं, आप हमारे ग्रुप पे भी डाल सकते हैं या फिर मेरे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट हमारा क्या था, टेम्परेचर जो है वो कितना के आसपास पहुंच जाता है, 3700 डिग्री सी टेम्परेचर reaches up to about 3700 degrees C, but thermal efficiency of the process is less, ठीक है। अब ये लेस किससे होता है, लेस ये हमारा आर्क वेल्डिंग से होता है, ठीक है। लेस किससे होता है, लेस देन आर्क वेल्डिंग यूज्ड, अच्छा लेस देन आर्क वेल्डिंग। चलिए यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग का हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग का हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो नोट पॉइंट डाल के लिखिए, नोट पॉइंट डाल के इसको लिखना है। ये हमारा कहाँ पे यूज आता है, यूज्ड फॉर वेरी थिन शीट और वायर्स, यूज्ड फॉर वेरी थिन शीट और वायर्स, यूज्ड फॉर वेरी थिन शीट्स और वायर्स, ठीक है। और एक बात और यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं हम लोग, यहाँ तक तो ऑलमोस्ट सभी को क्लियर है, यहाँ तक ऑलमोस्ट सभी को क्लियर होना भी चाहिए। एक एक पॉइंट अच्छे से समझाया गया है और लिखवाया गया है, ठीक है। और एक जो हमारा पॉइंट बचा हुआ है एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग के समाप्त होने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारा लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, जो एसी पावर सोर्स हम लोग यूज़ करते हैं, उससे भी नोट डाउन कर लिए। only AC power source is used, only AC power source is used। तो यहाँ तक AC पावर सोर्स को अंडरलाइन करिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। तो एक बार सबसे पहले हम लोग समराइज करते हैं आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, ठीक है। और मैं बताना चाहता हूँ यहाँ तक हमारा एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग कंप्लीट हो चुका है, और आगे के वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे उसे मैं आज अभी बता देता हूँ, जो आप लोग थोड़ा सा उसे रिकॉल या फिर रिवाइज करके आएंगे तो समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, इसे रब कर देते हैं पहले, फिर नोट डाउन करते हैं आगे का एजेंडा और प्लानिंग्स। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है वो कौन सा होने वाला है,
गैस वेल्डिंग प्रोसेस, गैस वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, अब गैस वेल्डिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, एसिटिलीन को जो है सो हम लोग C2H2 जिसे बोलते हैं उसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं। ठीक है, और कुछ टेम्परेचर रीच होता है। तो आप लोग बस इतना काम करिएगा कि गैस वेल्डिंग प्रोसेस का जो हमारे पास डायग्राम होता है, ठीक है, जो डायग्राम होता है गैस वेल्डिंग प्रोसेस का, O2 सिलेंडर जिसमें, या फिर एसिटिलीन सिलेंडर, फिर हम लोग टॉर्च का यूज करते हैं। ठीक है, फिर टॉर्च एंगल क्या होता है, थिकनेस क्या होता है, बस डायग्राम को एक बार कवर करके आना है, जिससे हमें समझ में आएगा ज़्यादा बेहतर, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है गैस वेल्डिंग टॉपिक, इससे मान सकते हैं आप लोग कहीं भी स्टेट गवर्नमेंट से लेके गेट तक, स्टेट सेंट्रल गेट, या फिर कुछ भी आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनने का संभावना सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, वेल्डिंग की अगर हम लोग बात करें ना, तो वेल्डिंग में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं गैस वेल्डिंग प्रोसेस हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो एक बार आज का वीडियो में हमने क्या पढ़ा उसे रिकॉल करते हैं और फिर आज का लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। हमने स्टार्ट किया था सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग से और कंप्लीट किया हमने एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग के ऊपर। ठीक है, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग की अगर बात करें तो हम इम्पोर्टेंट पॉइंट बस 2 मिनट के अंदर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें बस कवर करना है। तो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के अंदर हम लोग क्या यूज़ किया था, बेयर इलेक्ट्रोड, ठीक है, और ग्रैनुलर फ्लक्स पाउडर फॉर्म में AC और DC सप्लाई दोनों हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बट एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग पे मैंने क्या बोला था, ओनली AC सप्लाई हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग्स में टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच जाता है हमारा 3700 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है, और लिमिटेशंस ऑफ आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग क्या था हमारे पास, वेल्डिंग इज मेनली जो मोस्ट कॉमन लिमिटेशंस है वो क्या है हमारे पास, वेल्डिंग इज रिस्ट्रिक्टेड टू हॉरिजेंटल पोजीशन। वेल्डिंग हमारा कहाँ तक किस पोजीशन तक रेस्ट्रिक्टेड है, हॉरिजेंटल पोजीशन तक। ठीक है, और सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का एप्लीकेशन हम लोग कहाँ तक देख रहे थे, LPG सिलेंडर तक। LPG सिलेंडर में हम लोग सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का एप्लीकेशंस देखने के लिए मिल जाता है, हर एक घर में आता है, आप लोग जाके अभी चेक कर सकते हैं। ठीक है, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग के बारे में मैंने क्या बताया था, पहले हीट क्या होता है, हाइड्रोजन गैस गेन करता है ऑलमोस्ट 241.2 किलो जूल पर मोल के आसपास, और ये हीट को फिर बाद में लिबरेट करता है जब ये कॉम्बाइन होता है मॉलिक्यूल्स वर्कपीस के कांटेक्ट में आने के बाद, यही हीट से हमारा वेल्डिंग होता है। ठीक है, और सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग की अगर हम लोग बात करें तो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में हमने क्या देखा था, जो हमारा ग्रैनुलर फ्लक्स थे उसके नीचे आर्क जो हमारा बन रहा था वो किसके नीचे बन रहा था, ब्लैंकेट ऑफ फ्लक्स के नीचे बन रहा था। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और कोई भी प्रॉब्लम है तो वीडियो में कमेंट करें, ज़रूर बताएं, चेंजिंग लाया जाएगा, आपका सुझाव पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, और जिन बच्चों को इन वीडियो का नीड है वहाँ तक आप ज़रूर पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर इस टाइप का वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को पूरा देख के ज़रूर जाएं। आधा देखने से कोई फ़ायदा बनता नहीं है, मतलब ही नहीं बनता। चलिए, थैंक यू।